गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फीचर ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की। अगर आप बिहार में फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो MGC 5 की कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का पेपर का ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बात करते हैं ब्रिटेन की, यानी यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके जो है वो 4 पार्टों से मिलकर बना हुआ है। पहला है इंग्लैंड, दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा वेल्स और चौथा है आयरलैंड। इन चारों का जो ज्वाइंट नेम है, संयुक्त नाम है, उसको हम यूके यानी ब्रिटेन कहते हैं। ब्रिटेन के संविधान की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो विश्व में काफी उसका काफी सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि ये विश्व के अनेक देशों ने ब्रिटेन के संविधान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काफी उनकी परंपराओं को स्वीकार किया है। और आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। और तो इसके संविधान की विशेषताओं की बात करें तो पहला जो हेडिंग है वो है विकसित संविधान। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह विकसित संविधान। ब्रिटेन में अमेरिका, सोवियत रूस या भारत के संविधान की तरह कोई संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर विगत 1200 वर्षों में धीरे धीरे यहाँ के जो संविधान है उसका विकास हुआ है। और ये क्रमिक विकास का फलस्वरूप ही था कि ब्रिटेन में निरंकुश शासन के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। और यहाँ पर कोई फ्रांस या रूस की तरह कोई भी एक हिंसक क्रांति नहीं हुई थी। आप सभी जानते हैं कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी कि गौरवमय क्रांति हुई थी 1688 में, और उसी के आधार पर यहाँ पर पार्लियामेंट्री सुपरमेसी यानी कि संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी, और जो निरंकुश राजतंत्र था वो खत्म हुआ था। तो इसका धीरे धीरे ही विकास हुआ है, विकसित संविधान है। दूसरा पॉइंट है ब्रिटेन, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन। ब्रिटेन का जो संविधान है वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से अलिखित है। इसके कुछ अंश जो है वो लिखित रूप में है, लेकिन अधिकांशतः जो संविधान है वो अलिखित है और अभिसमयों, प्रथाओं और परंपराओं के रूप में जो है वो विद्यमान है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जो भी रूल रेगुलेशन है, नियम है, संविधान है, वो कहाँ कहाँ लिखे गए हैं आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्टैट्यू में, कॉमन लॉ में और कन्वेंशन में, और कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में है, जैसे लाइक मैग्ना कार्टा, द बिल ऑफ राइट्स एंड द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यहाँ पर जो है लिखे गए हैं कि किस तरीके से जो ब्रिटेन का जो व्यवस्था है वो चलेगी। तो यहाँ पर लिखित अंशतः ब्रिटेन में के संविधान को स्पष्ट नहीं करते हैं, यानी अधिकतर जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित रूप में ही है। सिद्धांत और व्यवहार की बात करें तो यहाँ पर अंतर है। ऐसे तो सिद्धांततः ब्रिटेन में राजतंत्र है, और जहाँ राजतंत्र होता है वहाँ सम्राट के पास यानी किंग के पास ही पूरी पावर होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो यहाँ पर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है। तो हम ये कह सकते हैं कि सम्राट का पद जो है, यानी जो किंग का जो पोस्ट है वो वंशानुगत भी है, और जो संसदीय जो व्यवस्था है वो भी। लेकिन यहाँ पर ऐसे हम देख सकते हैं कि जब जहाँ पे भी कोई भी लेजिस्लेटिव होती है या सरकार के जितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, तो उनमें शक्ति पृथक्करण का नियम जो प्रचलित होता है, जैसे अमेरिका में है, भारत में भी है। और लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटेन में जो पूरी शक्तियां जो है वो संसद में ही दिखाई पड़ती हैं। और डी लोमे ने तो ये भी कहा था, यहाँ पे उसका कोटेशन था कि ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है, बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है। तो सिद्धांत और व्यवहार में हमें यही अंतर देखने को मिलता है कि हर जगह जो शासन व्यवस्था है वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण होता है, लेकिन ब्रिटेन में ये चीजें नहीं है। तीसरा पॉइंट जो है वो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो मंत्रिमंडल पर कंट्रोल करती है, लेकिन वास्तविकता तो यही हो चुकी है कि मंत्रिमंडल संसद को नियंत्रित करने लगा है। तो ये ब्रिटेन में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। नेक्स्ट देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यहाँ पर ब्रिटेन का जो राजा है वो निरंकुश नहीं है, वह संवैधानिक यानी नाम मात्र का शासक है। और जब से लोकतंत्र का विकास हुआ है, ब्रिटेन की जो राजा की जो शक्तियां हैं वो काफी सीमित हो गई हैं। यद्यपि सिद्धांत में तो वो देश का सर्वोच्च शासक है, लेकिन स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग
नहीं कर सकता है, बल्कि उसकी जितनी संस्थाएं हैं वही उसके कार्य को संपादित करती है। तो यहाँ पर मिश्रित शासन प्रणाली है, और यानी मिक्स जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तीन तरीके की यहाँ हम कह सकते हैं। पहला जो है कि यहाँ पर राजतंत्र भी है, कुलीन तंत्र भी है और प्रजातंत्र भी है। राजतंत्र मतलब कि यहाँ पे राजा का शासन है। कुलीन तंत्र यानी कि ब्रिटेन में संसद के दो पार्ट होते हैं, दो सदन होते हैं, जैसे भारत में है। तो यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि जो कुलीन तंत्र को का उदाहरण देता है, और प्रजातंत्र यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स। तो यहाँ पर ब्रिटेन में मिक्स शासन प्रणाली है। इन तीनों ही शासन व्यवस्थाओं के अपने अपने विशेषताएं हैं। राजतंत्र के रूप में ब्रिटेन का शासक है। लॉर्ड सभा जो है वो कुलीन तंत्री संस्था है, जहां पर अधिकांशतः जो सदस्य है वो कुलीन वर्ग से आते हैं और उत्तराधिकारी के आधार पर ही पद ग्रहण करते हैं। और लोकतंत्र यानी कि खुला हुआ है, यहाँ कोई भी आ सकता है। तो ये तीनों मिक्स जो गवर्नमेंट जो सिस्टम है वो ब्रिटेन में ही देखने को मिलता है। फिर है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो एवी डाइसी ने दिया है। और विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ का अर्थ होता है कानून की सर्वोच्चता। यहाँ पर ये विधि का शासन जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। और यहाँ पर इस रूल ऑफ लॉ यानी ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि यहाँ पर इंग्लैंड में विधि का शासन है, न कि किसी भी व्यक्ति की निजी इच्छा। विधि के नियंत्रण से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी उच्च अधिकारी क्यों ना हो, विधि के समक्ष समान ही है। और यहाँ पर डाइसी ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक दंड तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसने उस देश के न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया किसी विधि का उल्लंघन न किया हो। यानी कि किसी भी व्यक्ति को न तो बंदी बनाया जा सकता है, न उसकी संपत्ति का हनन किया जा सकता है, और न ही उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है, जब तक कि न्यायालय उसे अपराधी घोषित न कर दे। और आप सभी जानते हैं कि ये जो रूल ऑफ लॉ है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अनुच्छेद 14 में दिया गया है। तो रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, अनरिटन है, तो कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। तो रूल ऑफ लॉ होने की वजह से वहां पर जो चीजें जो है वो बैलेंस में है, सिस्टम बैलेंस में है कि किसी का भी नहीं, लेकिन विधि का शासन होगा। पार्लियामेंट्री सुपरमेसी यानी कि यहाँ पर संसद की जो है वो सर्वोच्चता है। पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। बहुत सारे ऐसे विद्वान भी हैं जो ये कहते हैं कि ब्रिटेन की संसद जो है वो काफी संप्रभु है और उसकी शक्तियां असीमित हैं। जैसे एडवर्ड कोक का ये कहना है कि ब्रिटिश संसद को निरंकुश व सर्वव्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। संसद द्वारा जो नियमित विधि होती है वो किसी देश के किसी भी न्यायालय में असंवैधानिक घोषित करने का शक्ति प्राप्त ही नहीं है। संसदीय विधि ही सर्वोच्च है, उसमें कोई नियंत्रण नहीं है। संसद के पास ही सारी शक्तियां केंद्रित है। डीलो में ये भी कहते हैं, जैसे मैंने कहा था शुरुआत में ही, कि ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है, बस किसी स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है। और यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता है। तो लेकिन यहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता पे क्या कोई लिमिटेशन नहीं है, क्या कोई नियंत्रण नहीं है? तो सिद्धांत में यही है कि इंग्लैंड में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसे संसद न बना सके या किसी कानून में परिवर्तन न कर सके। और संसदीय सार्वभौमिकता का यानी संसद की सर्वोच्चता का सबसे बड़ा विवेचन डाइसी ने ही किया है। लेकिन संसद की जो सर्वोच्चता है उस पर कुछ लिमिटेशन भी लगाए जा सकते हैं। पहला ये कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो नैतिकता के विरुद्ध हो, और संसद सम्राट के उत्तराधिकारों को या उसके जो अधिकार हैं उसको नहीं बदल सकती है, उस पर नियंत्रण भी नहीं स्थापित कर सकती है। नेक्स्ट है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है कि ब्रिटेन इतना बड़ा है, आप देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यानी कि यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था की दो तरीके की सरकार नहीं है, बल्कि बस एक ही सरकार है, और वो है केंद्र सरकार। पूरी जितनी भी शक्तियां हैं पूरे देश की वो केंद्र सरकार में निहित कर दी गई है। और संविधान के अनुसार शासन की जो समस्त शक्तियां केंद्र में है, और लंदन में स्थित केंद्र सरकार ही संपूर्ण देश के शासन के लिए उत्तरदायी है। और यहाँ पर जो केंद्र की सरकार है उसके द्वारा ही स्थानीय प्रशासकीय संस्थाओं का निर्माण और उसके
जो पदाधिकारी है उसकी नियुक्ति की जाती है। और यहाँ पे जैसे स्कॉटलैंड पार्लियामेंट हुआ, वेल्स का या नॉर्थ आयरलैंड का, तो ये सारी चीजें जो है वहाँ पे फेडरल सिस्टम ना हो कि केंद्र सरकारी यानी ब्रिटेन में जो है वही जो है इन सबका शासन करती है, यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दो तरीके की नहीं बल्कि एक ही तरीके की सरकार है जो केंद्र में है। कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो काफी यूनिक है और डायनामिक है। और यहाँ पर एक तो एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसे हमारे भारत में है संघात्मक शासन व्यवस्था है कि केंद्र में भी होगी, राज्य में भी होगी, और एक है हमारे यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि ग्राम पंचायत और नगर निगम, यानी कि बड़े देशों को चलाने के लिए हर तरीके की सरकार है जो आसानी से सिस्टम को संभाल सके। लेकिन ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन काफी यूनिक है, और यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है, और उसके साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ है कि कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन होते हुए भी यहाँ पर कोई भी अपना मनमाना शासन नहीं कर सकता है। एक समय था कि ब्रिटिश का जो किंग था वही अपना एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, तो वो एब्सोल्यूट भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन होता है। आपने देखा पुरानी जो पिछली स्लाइडों में कि धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है और वहां पे लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो जब एक शासन से हम दूसरे शासन में जा रहे हैं तो अक्सर यही होता है कि क्रांति होती है। लेकिन ब्रिटेन के व्यवस्था का एक खास बात था कि यहाँ पर ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है, यानी रक्तहीन क्रांति, जिसको गौरवमय क्रांति कहते हैं, कि बिना किसी खून बहाए ही हम एक शासन व्यवस्था से दूसरे शासन व्यवस्था में जा रहे हैं। और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन होते हुए भी यहाँ पर कोई मनमाना नहीं कर सकता है। तो ये हमारे यही जो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स थे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने जितने भी जो फ्रेंड्स हैं उनमें ये शेयर करिए इसको। थैंक यू।